चैप्टर 5 प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी के बारे में है। ठीक है, अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स। ठीक, अब यहाँ पर बात क्या आती है, पहले बहुत सी बातें सीधी सीधी थी, लेकिन आप जान रहे हैं कि इसमें अमेंडमेंट हुआ है। ठीक है, 2008 में, 2010 में, तो उसके ज़रिए कई बातें जो है बदल गई हैं। न्याय प्रक्रिया को और आसान बनाने के लिए, चीज़ों को और आसान बनाने के लिए, ठीक है, हर एक चीज़ को ध्यान में रखते हुए संशोधन कर दिए गए कि गिरफ्तारी के संबंध में क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी, किसके किसके कैसे कैसे अधिकार होंगे, कर्तव्य क्या क्या होंगे, हर एक चीज़। ठीक है, यानी पावर, अरेस्ट, अथॉरिटी, हर एक चीज़ की यहाँ पर चर्चा है इस चैप्टर में, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टरों में आता है। एपीओ के एग्जामिनेशंस हों, जुडिशरी के एग्जामिनेशंस हों, प्रीलिम्स हो, मेंस हो, कुछ भी हो, हर एक स्थान पे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक, अब सामान्य तौर पर इसी वजह से चैप्टर नंबर 5 भी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि किस अध्याय में, किस चैप्टर में गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। तो अब आप 5 भी अगर भूल गए तो गलती हो जाएगी। तो चैप्टर 5 भी याद रखिए, अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स की बात है, व्यक्तियों की गिरफ्तारी की बात है। ठीक, अब यहाँ पर जो गिरफ्तारी हो रही है, गिरफ्तारी में एक गंभीर मसला है। वारंट के साथ गिरफ्तारी हो रही है, तो इसका मतलब है अरेस्ट में जुडिशियल सिस्टम इन्वॉल्व हो चुका है, मजिस्ट्रेट द्वारा वारंट जारी किया जा चुका है, यानी मामले को प्रथम दृष्टया मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जा चुका है। लेकिन इस चैप्टर की जो शुरुआत होती है विदाउट वारंट अरेस्ट से शुरुआत होती है, बिना वारंट के गिरफ्तारी की प्रक्रियाओं के बारे में, शक्तियों के बारे में चर्चा होती है। यानी कि अभी मजिस्ट्रेट तक बात नहीं पहुंची है, उसके गिरफ्तार होने से संबंधित आदेशिका जारी नहीं हुई है, वारंट जारी नहीं हुआ है, फिर भी क्या क्या टर्म एंड कंडीशंस हैं वहाँ गिरफ्तार करने के लिए, उसके बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात अगली आती है, पुलिस भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकती है। ठीक है, एक आम आदमी, कोई भी पर्सन भी गिरफ्तार कर सकता है विदाउट वारंट। मजिस्ट्रेट, चाहे एग्जीक्यूटिव हो या जुडिशरी का मजिस्ट्रेट हो, वो भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर या करवा सकता है। ऐसी तमाम बातों के साथ शुरुआत की गई है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि गंभीर विषय गिरफ्तारी के संबंध में जो है कि विदाउट वारंट अरेस्ट किया जाना है, तो उसके संबंध में प्राइमरा फेसी जो विधियां हैं उन विधियों को पहले ही दिया गया है। फिर इसके बाद आगे किन्हीं चैप्टरों में, किन्हीं धाराओं में गिरफ्तारी संबंधी और प्रक्रियाएं भी मिलेंगी, कोई बातें मिलेंगी, कब गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्या राइट्स होंगे या ड्यूटीज़ किसी की क्या होंगी, उनके बारे में। लेकिन यहाँ देखते हैं सबसे चर्चित धारा जो है सेक्शन 41। सेक्शन 41 क्या कहता है? ठीक है, सेक्शन 41 क्या कहता है? एक समय था जब ये धारा पढ़ना बहुत आसान था, एक सीधे सीधे बातों को यहाँ पर लिखा गया था। ठीक है, डायरेक्टली जो बातें थी उन्हीं को लिखा गया था, उसके आधार पर अरेस्ट आदि हो जाता था। कॉग्निजेबल ऑफेंस का मामला है, यानी कि एक हम लोगों के समय जब हम लोग पढ़ते थे तो एक फार्मूला होता था सिप्स ऑर्डर, सिप्स ऑर्डर से ही हम लोग याद कर लेते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं रह गया है, अब ऐसा नहीं रह गया है, का और खा में बदलाव कर दिया गया है। यानी सी और आई जो था उससे रिलेटेड कुछ नियम कानून बदल गए हैं। कौन से नियम कानून हैं, उनकी क्या बारीकियां हैं, अब आपको जानना पड़ेगा। क्वेश्चन उसी हिसाब से आएगा। यदि आप उसको नहीं पकड़ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, तो आपसे क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो गलती तो करना नहीं है, इसलिए चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्या क्या कैसे कैसे है। ठीक, तो बहुत सीधा सीधा लिखा हुआ है 41 में, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। ठीक है, में शब्द लगाया गया है। पहली बात तो यही है कि पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट।
ठीक, अब क्या समझते हैं, कर सकेगी, करेगी ही नहीं, कर सकेगी। ठीक, इस बात को यहाँ पर बताया गया कि पुलिस कब विदाउट वारंट गिरफ्तार कर सकेगी। ठीक है, यानी कि कंपलसरी नहीं है कि गिरफ्तार करेगी ही करेगी, सरकमस्टांसेस को देखा जाएगा और उन्हीं सरकमस्टांसेस को एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 41 में कि कैसी कैसी सरकमस्टांसेस के अकॉर्डिंग पुलिस गिरफ्तार कर सकेगी। क्लियर है बात, कोई दिक्कत? ठीक है, यानी कि यहाँ पर मजिस्ट्रेट का आदेश नहीं है। ठीक है, फिर भी विदाउट एन आर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट ए वारंट अरेस्ट एनी पर्सन की बात हो रही है। ठीक है, इसके लिए मजिस्ट्रेट ने कोई भी आदेश जारी नहीं किया है। अब कौन कौन सी वो कंडीशंस सेक्शन 41 में दी गई हैं उनको देखना है। ठीक है, ए क्या कहता है, और अमेंडमेंट भी यहीं से शुरू हो गया है तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा 2008 में। तो इसको इस तरीके से लिखिए 2008/2010। 2008/2010 का मतलब समझ रहे हैं, ये आपके याद करने के लिए है, ये आपके याद करने के लिए है, इसलिए नहीं है कि इसमें कोई ख़ास बात है। 2008/2010 लिखने का मतलब ये है कि 2008 में संशोधन किया गया और प्रभावी कब हुआ, 2010 में। याद रहेगा ना, कि कोई दिक्कत है इस तरह लिखने में? ये कोई लीगल वर्डिंग या ऐसी बात नहीं है कि ये तरीका होता है लिखने का, ये हमारी आपकी सुविधा के लिए है। 2008/2010 हमने लिख लिया ताकि दिमाग में बना रहे। प्रीलिम्स में ये भी क्वेश्चन आ चुका है कि कब से लागू हुआ। ठीक, तो 2010 भी बना होना चाहिए। कब अमेंडमेंट हुआ, तो संशोधन 2008 में ही हो गया था। लेकिन गंभीर विषय है, दंड से संबंधित जो है बातें हैं, गिरफ्तार करना है किसी को, तो इसके लिए उस पर व्यापक चर्चा हुई और सब चर्चाओं के बाद अंतोगत्वा 2010 में इसको लागू कर दिया गया। ठीक है, प्रभावी बना दिया गया। ठीक, तो इस बात को भी जानना है, इस बात को भी जानना है। इन्फोर्समेंट में 2010 में आया। ये क्या कहता है, बहुत अच्छे ढंग से अब बता दिया गया है। कॉग्निजेबल ऑफेंस अभी भी लिखा हुआ है। ठीक है, कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में गिरफ्तारी की जाएगी, विदाउट वारंट गिरफ्तारी की जाएगी, लेकिन उसके साथ कुछ लगाया गया है, इन द प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। ठीक, एक कहता है कि यदि पुलिस अधिकारी के सामने उसकी उपस्थिति में कोई व्यक्ति कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है तो पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकता है। ठीक है, उसकी उपस्थिति में। अगर उपस्थिति नहीं है तब के लिए अब नियम सारे बदल चुके हैं। पहले यही बात थी कि कॉग्निजेबल ऑफेंस की सूचना प्राप्त होगी तो वो गिरफ्तार करने के लिए अग्रसरित हो सकता है विदाउट वारंट। ठीक है, मजिस्ट्रेट को सूचित करने की ज़रूरत नहीं है। जब गिरफ्तार कर लेगा तो 24 आवर के अंदर सूचना पहुंचाएगा और उस व्यक्ति को पहुंचाएगा, फिर जैसा मजिस्ट्रेट कहेगा वैसा करेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और बात है। क्या बात है? बात है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस यदि पुलिस ऑफिसर के प्रेजेंस में है, उपस्थिति में है, तो विदाउट वारंट गिरफ्तारी कर सकता है। लेकिन अब यहाँ पर किंतु परंतु आपके बेयर एक्ट में नहीं लिखा है, बी पार्ट बना दिया गया है। खा, एक सबसेक्शन खा जोड़ा गया। जो पहले का सबसेक्शन बी था कोई मतलब नहीं है उसका, और वर्तमान के सबसेक्शन बी का कोई रिलेशनशिप नहीं है। नए सिरे से जोड़ा गया है, एक्सप्लेन करते हुए जोड़ा गया है। ठीक है, तो बी में क्या कहा जा रहा है? ठीक है, सबसेक्शन बी में क्या कहा जा रहा है? बी में कुछ बनाया गया। ठीक है, लैंग्वेज बेयर एक्ट की आपके पास है, उसको आप पढ़ सकते हैं, लेकिन उस तरह पढ़ेंगे भूलने का डर रहेगा। ठीक है, अगर बेयर एक्ट के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे तो भूलने का डर रहेगा। एक चार्ट ड्रा कर लेंगे, एक तुलनात्मक रूप से उसकी पढ़ाई कर लेंगे तो एक बार में ही याद हो जाएगा। दोबारा दोहराते रहिए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। ठीक, अभी यहाँ क्या है? अभी यहाँ क्या है? बी को 2 वर्गों में अगर बांट लिया जाए, बी को 2 वर्गों में बांट लिया जाए,
ठीक है। अब 2 वर्ग चुनना है उस लैंग्वेज में, तो हम 2 वर्ग चुनेंगे कौन से? ठीक, यहाँ पर तो लिखा है रीजनेबल कंप्लेंट, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, रीजनेबल सस्पेंस, सस्पेक्ट हो, कुछ भी ऐसा कुछ लिखा हुआ है वो नहीं चुनना है, वो नहीं चुनना है। यहाँ पर क्या चुनना है? लेस देन 7 ईयर। ठीक है, लेस देन 7 ईयर। ठीक, ठीक है, लेस देन 7 ईयर। अब यहाँ पर बात आई, ठीक है, अगर लेस देन 7 ईयर नहीं है, मोर देन 7 ईयर है, तो क्या होगा? तो आप इस तरीके से लिखिए, यह आपका कहां पर मिलेगा? ठीक है, बी ए में। बात समझ रहे हैं? बी को ही हमने 2 भागों में बांटा, हालांकि ये सब सेक्शन आपका अलग है। ठीक, लेकिन अगर दिमाग में लेस देन 7 ईयर, मोर देन 7 ईयर शुरुआती दौर से नहीं दिमाग में बैठता है, तो फिर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन रह जाएगा, नियम इधर के उधर जा सकते हैं। इसलिए आपने क्या किया? बी में 2 ब्रांचेज निकाली, एक डायरेक्टली बी से मिल रहा है लेस देन 7 ईयर, और दूसरी ब्रांच मिल रही है आपको, ठीक है, बी ए से मोर देन 7 ईयर। ठीक, बात क्लियर है ना? कि कोई कंफ्यूजन है? हाँ, हाँ, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी। अब बात आई, बी ए के अकॉर्डिंग हम यहाँ पढ़ेंगे और बी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, तो पढ़ना क्या है, कैसा अरेंजमेंट किया जाए। लेस देन 7 ईयर प्लस, ठीक है, यहाँ पर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात नहीं हो रही है। कैसे ऑफेंस की बात हो रही है? 7 वर्ष से कम दंडनीय है, लेकिन कैसा अपराध है? कैसा अपराध है? संज्ञेय अपराध है। ठीक, असंज्ञेय नहीं, कॉग्निजेबल ऑफेंस है। बस क्या है, जो पनिशमेंट है ये लेस देन 7 ईयर्स है, 7 वर्षों से कम पनिशमेंट की बात हो रही है। इसके लिए क्या क्या है, कैसे कैसे? ठीक, पहली चीज, प्रेजेंस नहीं है, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंटेशन वहाँ पर नहीं है, वहाँ पर वो उपस्थित नहीं है। जब प्रेजेंस नहीं है तब क्या होगा? तब इंफॉर्मेशन मिलती है। अगर उपस्थित है तब तो सामने है, अगर उपस्थित नहीं है तब हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और इंफॉर्मेशन मिलती है तो कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसके लिए भी इन्होंने बताया है। कैसी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए? पहली चीज, रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए। युक्त युक्त परिवाद होना चाहिए, रीजनेबल कंप्लेंट होनी चाहिए। ठीक, या क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। विश्वसनीय सूचना होनी चाहिए। ठीक है, 2 चीजें हो गई। ठीक, या एक और कंडीशन दी गई है, रीजनेबल सस्पिशन होना चाहिए। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी बात हो, युक्त युक्त परिवाद किया गया हो, विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई हो,
युक्त संदेह विद्यमान हो और संज्ञेय अपराध हो, और ऐसा संज्ञेय अपराध हो जो 7 वर्ष से कम सजा वाला हो, तो पुलिस कौन सी प्रक्रिया को अपनाएगा, कैसी प्रक्रिया को अपनाएगा? तो यहाँ पर लिखी हुई हैं, कुछ शर्तें लिखी हुई हैं, कंडीशंस लिखी हुई हैं, इसके साथ कुछ कंडीशंस लिखी हुई हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति होने पर कुछ कंडीशन हैं। कुछ शर्तें हैं, यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कैसी शर्तें हैं, कैसा क्या है। ठीक, अभी एक सामान्य सी बात है, उसको भी जानना जरूरी है। अगर आपसे पूछा यहाँ पर कंप्लेंट कहने का मतलब वही है, पुलिस ऑफिसर के पास सूचना पहुंची हो। ठीक, कंप्लेंट जो परिभाषा है, देखिए कंप्लेंट जो परिभाषा है वो क्या है, मजिस्ट्रेट के लिए होना चाहिए। सेक्शन 2D में आपने पढ़ा है, यही पढ़ा है ना? हाँ, यही पढ़े हैं। तो कंप्लेंट तो उसके पास होगी, लेकिन प्राथमिक तौर पर प्राइमा फेसी शिकायत हमारे करने के लिए कौन व्यक्ति उपलब्ध होता है? ठीक है, कौन व्यक्ति उपलब्ध होता है? पुलिस ऑफिसर। अब इसको व्यवहार में ले जाइए, आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, व्यवहार में ले जाइए। ठीक, FIR कहीं लिखा है? नहीं लिखा है। ठीक, बट कंप्लेंट तो लिखा है। ठीक, टेक्निकल इशूज में जो हमें तकनीकी तौर पर जानना है, उसके लिए सेक्शन 2 में कंप्लेंट परिभाषित किया गया, और 154 पढ़ेंगे तो FIR भी परिभाषित होगा। ठीक, कंप्लेंट, परिवाद, FIR यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन। यहाँ भी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन की तो चर्चा है, लेकिन ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की चर्चा नहीं है। ठीक, आपने कोई ऐसा कृत्य देखा या कुछ भी देखा, ठीक, देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा, कुछ भी देखा और 112 नंबर डायल कर दिया, 100 नंबर आपने डायल कर दिया, सूचना पुलिस के पास पहुंची, इसको भी कोर्ट ने FIR के रूप में मान्यता दी हुई है ऐसा? हाँ, आपके साथ अपराध हो रहा है नहीं हो रहा है यह मतलब नहीं है। आप पहले व्यक्ति हो जिसने ऐसा, या जा करके पुलिस स्टेशन निकटवर्ती था, आपने अपराध होते देखा और पुलिस को सूचना दे दी कि भाई मैं उधर से आ रहा था और ऐसा अपराध हो रहा था, आप जल्दी जाइए अन्यथा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। आप जल्दी जाइए अन्यथा गंभीर स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। FIR की कैटेगरी में आ गया, फर्स्ट इंफॉर्मेशन पुलिस को प्राप्त हो गई। ठीक, कंप्लेंट को जब हम थारोली पढ़ते हैं, कंप्लेंट को जब हम थारोली पढ़ते हैं तो कंप्लेंट के लिए कहा गया है कि मजिस्ट्रेट को की जाएगी कार्यवाही करने के आशय से, कोई वो कार्यवाही करे, ठीक है, उसके आशय से आप शिकायत करेंगे। क्या ऐसा कह सकते हैं कि केवल इंफॉर्मेशन देना है? 2D में आपने पढ़ा है, ठीक है, टू हिज टेकिंग एक्शन पढ़े हैं, टू हिज टेकिंग एक्शन टू मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को किया जाएगा। ठीक, अब बात आई कि क्या यह कंप्लेंट, ठीक है, क्या यह परिवाद मजिस्ट्रेट को किया गया है? अगर मजिस्ट्रेट को किया गया है तो जाहिर सी बात है पुलिस तो तभी एक्शन में आएगी जब मजिस्ट्रेट द्वारा कोई उसको ऑर्डर दिया जाएगा। ठीक, लेकिन क्या अगर यह कहा जाए, क्या यह कहा जाए कि पुलिस से जो आपने शिकायत की, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन उसको दी, तत्काल कार्यवाही के लिए आपने यहाँ लिखा है रीजनेबल कंप्लेंट, युक्त परिवाद किया गया हो, ठीक है, कि तुरंत कार्यवाही करें अन्यथा अपराध और अग्रेतर हो सकता है, गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ठीक, केवल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया आपने, क्या किया आपने ये भी कहा कि जल्दी जाइए नहीं तो स्थिति बहुत ही गंभीर हो सकती है। अगर ऐसी कंडीशन में इंफॉर्मेशन दी गई तो क्या इसे कंप्लेंट कहा जा सकता है? तो जो 2D की परिभाषा है
वो कंप्लेंट के एक टेक्निकल इशू पर कहा गया कि कंप्लेंट का अर्थ यह लगाया जाएगा कि मजिस्ट्रेट को एक्शन लेने की दृष्टि से जो है जो शिकायत की जाएगी वो कंप्लेंट की कैटेगरी में आता है इस संहिता के अंतर्गत। लेकिन अगर यहाँ 41 में देखा जाए, जिस फ्लो में लिखा हुआ है, आपका लिखा है अगेंस्ट whom a reasonable complaint has been made or credible information has been received or a reasonable suspicion exists that he has committed a cognizable offense punishable with imprisonment for a term which may be less than 7 years or which may extend to 7 years whether with or without fine if the following conditions are satisfied, namely, है ना, ऐसा कुछ लिखा है। तो अगर इस फ्लो में पढ़ा जाए तो क्या मजिस्ट्रेट को यहां लाना अनिवार्य है? नहीं है, नहीं है। यहां कंप्लेंट का पर्पज ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट को किया गया परिवाद, बल्कि क्या है कंप्लेंट? कंप्लेंट का उद्देश्य यहाँ पर यह है कि आर लगा कर लिखा है परिवाद, सूचना, संदेह कुछ भी उत्पन्न हो, परिवाद, सूचना, संदेह कुछ भी उत्पन्न हो तो क्या होना चाहिए? ठीक, क्लियर है? क्लियर है? हाँ, यहाँ मजिस्ट्रेट को नहीं लाना, ये मजिस्ट्रेट वाली कंप्लेंट नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट की गई है तो जाहिर सी बात है मजिस्ट्रेट ने संज्ञान ले लिया है अगर, तो मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना, ठीक है, आप कार्यवाही नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर एक सामान्य बात कही गई है कि कोई परिवाद प्राप्त होता है, कोई इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसके बिहाफ पे आपको एक सस्पेक्ट क्रिएट हो रहा है कि कोई है ऐसा अपराधी जिसने संज्ञेय अपराध किया है, उसकी बात की गई है, न कि मजिस्ट्रेट को रिफर किया गया है। पुलिस अधिकारी को जो सूचना प्राप्त हो रही है उसकी कैटेगरीज की बात की गई है कि उसकी रीजनेबिलिटी होनी चाहिए, क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, ऐसी बातों की चर्चा की गई है, इसलिए मजिस्ट्रेट को नहीं देखा जाता है। ठीक, वैसे आपका कहना भी उचित है, ठीक है, परिवाद लिख करके कन्फ्यूजन, निश्चित है कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूजन सभी को होता है, लेकिन हेडलाइन क्या कह रही है? हेडलाइन सेक्शन 41 की हेडलाइन, पुलिस विदाउट वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है, यही है ना, पुलिस विदाउट वारंट कब गिरफ्तार कर सकती है। ठीक, पुलिस के समक्ष किए गए कार्यों, पुलिस के सामने जो भी बातें आ रही हैं उनके बारे में एक्सप्लेन कर रहा है सेक्शन 41। मजिस्ट्रेट को यहाँ नहीं लाना है। ला पढ़ने का जो क्रम होता है उसमें हेडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, और कोई स्पेसिफिक बात अगर लिखी हुई है उसके साथ हम हेडलाइन को लगा करके ही पढ़ते हैं। जब तक कोई स्पेशली रिक्वायरमेंट ना हो तब तक हम उस लाइन से अलग नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के माना जाएगा कि पुलिस को ऐसा प्राप्त हुआ है। क्या माना जाएगा? किसको प्राप्त हुआ है? पुलिस को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट साहब नहीं आएंगे ना बीच में, बताइए। हाँ, ये ध्यान देने, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि अगर डिफाइन कर दिया गया है सेक्शन 2D में कि कंप्लेंट का यह अर्थ लगाया जाएगा, तो पुलिस की जो प्रक्रिया पुलिस द्वारा अपनाई जा रही है, बीच में परिवाद शब्द को नहीं लाया जाना चाहिए। ठीक है, परिवाद शब्द को नहीं लाया जाना चाहिए। तो वही है चीजें। ठीक है, क्लियर है? हाँ, ठीक। अब देखते हैं कौन कौन सी शर्तें हैं, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिसके लिए सेटिस्फाई होना है। ठीक है, पुलिस अधिकारी को क्या होना है? सेटिस्फाई होना है। ठीक है, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह ना याद करिए, सामान्य तौर पर याद रखिए। सामान्य तौर पर क्या? पहला, ठीक है, पहली बात रीजन टू बिलीव। ठीक है, उसी व्यक्ति ने जिसके संबंध में शिकायत की गई है, सूचना मिली है, उसी ने यह अपराध किया है। पहली शर्त यह है कि विश्वास करने का कारण होना चाहिए, विश्वास करने का कारण होना चाहिए।
ठीक। फिर इसके बाद क्या, प्लस पहली बात तो ये होना अनिवार्य है कि जिसके विरुद्ध शिकायत पहुंची है उसी ने वो अपराध किया है, ये बिलीव होना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए। ये विश्वास ही नहीं है तो आगे कोई कार्यवाही नहीं होगी। ठीक है। प्लस क्या, प्रिवेंट फर्दर ऑफेंस। अग्रेतर अपराध को रोकना जरूरी है इसलिए। ठीक। दूसरी बात कहा गया प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। तीसरी बात कहा गया प्रिवेंट डिसअपियर और टेम्परिंग एविडेंस। ठीक है। अगर एविडेंस से छेड़खानी कर सकता है, उसे डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है, समाप्त कर सकता है, तो उसको रोकने के लिए भी। ठीक है। फिर नेक्स्ट बात, प्रिवेंट इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रॉमिस। ठीक है। उत्प्रेरणा वचन धमकी ना देने पाए, ऐसा कुछ करना है। ठीक है। और नेक्स्ट है, ठीक है, कि उसकी प्रेजेंस, ठीक है, एंश्योर्ड नहीं है कोर्ट में प्रेजेंस। कोर्ट में उसे रिप्रेजेंट करना है, प्रेजेंट करना है, बिना गिरफ्तारी के सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है। अगर ऐसी टर्म एंड कंडीशन से सेटिस्फाई होगा तब क्या करेगा, ठीक है, रिकॉर्ड बनाएगा। ठीक है। रीजन को राइटिंग में, इन सब को क्या करेगा, इन सब में से जो भी हो सब आर है। राइटिंग में करेगा, रिकॉर्ड करेगा, फिर इसके बाद वो गिरफ्तारी करेगा। ठीक है। अदरवाइज गिरफ्तारी नहीं करेगा। ये है लेस देन 7 ईयर के लिए। ठीक। संज्ञेय अपराध है लेकिन पनिशेबल वो 7 वर्ष से कम है। उसकी पनिशमेंट, जिस अपराध की सूचना मिली है, कंप्लेंट मिली है, संशय उत्पन्न हुआ है, संदेह उत्पन्न हुआ है, उसका पनिशमेंट 7 वर्ष से यदि कम है तो डायरेक्टली अरेस्ट विदाउट वारंट नहीं होगा। पहले सेटिस्फाई होगा पुलिस ऑफिसर क्या, कि जिसके विरुद्ध सूचना मिली है उसी ने किया है। अगर ऐसा विश्वास करने का कारण है, पहली शर्त। और दूसरी शर्त है, इन शर्तों में से कोई शर्त पूरी हो रही हो कि आगे भी अपराध कर सकता है। ठीक है। इन्वेस्टिगेशन नहीं हो पाएगा बिना गिरफ्तार किए, वो एविडेंस को टेम्पर कर सकता है, वो उत्प्रेरणा धमकी या वचन दे सकता है, या उसकी प्रेजेंस सुनिश्चित नहीं कराई जा सकती है न्यायालय के सामने। इनमें से कोई कारण या अनेक कारण जो भी होंगे, राइटिंग में उनको लेखबद्ध किया जाएगा, राइटन रिकॉर्ड रखा जाएगा, और उसके बाद विदाउट वारंट पुलिस ऑफिसर गिरफ्तार करेगा। अदरवाइज डायरेक्टली 7 ईयर्स से कम का मामला है तो गिरफ्तार सीधे तौर पर नहीं किया जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? हाँ। नहीं, सेटिस्फैक्ट्री बात कही गई है, सेटिस्फाई होना जरूरी है, विवेकाधिकार नहीं है। इनको अपने कार्यवाही के दौरान
ठीक है। विवेकाधिकार का मतलब ये होता है कि अधिकार का इस्तेमाल उनके विवेक पर नहीं, उनके विवेक पर नहीं, ये जो 41 में ला लिखा है इसके अकॉर्डिंग काम करना है। यानी कि अब इसको, आपकी जो बात है इसको दूसरी भाषा में मैं कहता हूं, ऐसी कंप्लेंट, इंफॉर्मेशन या संदेह मिला कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, संज्ञेय है, कॉग्निजेबल है, और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस को देखा गया तो पता चला कि 7 ईयर से कम है। अब पुलिस क्या करेगी? ठीक है, पुलिस क्या करेगी? वो इन सारी बातों को देखेगी, इन सारी बातों को देखेगी, फिर डिसाइड करेगी, ठीक है, कि अगर इनमें से कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो विदाउट वारंट अरेस्ट करेगी, अगर सेटिस्फाई नहीं हो रही हैं तो विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं करेगी। ये नहीं कह सकते हैं, ये नहीं कह सकते हैं कि इस प्रोसीजर को ये फॉलो नहीं करेंगे। इनका विवेकाधिकार अगर कहा जाएगा तो यह बात आ जाएगी कि क्या ये सेटिस्फाई होने की कोशिश करेंगे या नहीं, तब इनकी इच्छा पर हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा कि सूचना मिलने के बाद ये इन कंडीशंस को देखेंगे, अनिवार्य है, देखना अनिवार्य है, और यदि इनमें से कंडीशंस मिलती हैं तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा, नहीं मिलती हैं तो एक पर्ची काट के रख दी जाएगी कि ऐसी कोई कारण नहीं मिले, और 7 वर्ष से कम अपराध जो है दंडनीय होने के कारण हमने गिरफ्तार नहीं किया, क्योंकि ऐसी कोई आशंका नहीं थी कि वो आगे ऑफेंस कर सकता है, वो इन्वेस्टिगेशन में सहयोग नहीं करेगा, वो टेम्पर कर सकता है एविडेंस को, वो, ठीक है, उत्प्रेरणा धमकी वचन दे सकता है, ये जो है जो भी साक्षी होंगे, या कोर्ट में प्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। ऐसा मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो दोनों बातें रिटर्न में रहती हैं। यहाँ कंपलसरी रिटर्न बनाने को कह दिया गया है, और वहाँ पर भी जीडीसीडी में दर्ज होगा कि हमने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन किया, ऐसी कोई शर्तें पूरी नहीं हो रही हैं, इसलिए हम उसको गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं, और ऐसी शर्तों में से कोई भी शर्त पूरी हो रही है इसलिए हम गिरफ्तार विदाउट वारंट इसको कर रहे हैं। क्लियर है? हाँ, मतलब विवेकाधिकार कहना उचित नहीं होगा, उचित नहीं होगा, ठीक, विवेकाधिकार मत कहिए। फिर दूसरी बात थी, जो दूसरी बात थी वो बीए में थी, ठीक, मोर देन 7 ईयर्स हो तब क्या होगा? ठीक है, ऐसी क्रेडिबल इंफॉर्मेशन मिली हो कि 7 वर्ष से अधिक मृत्युदंड तक की सजा के दंडनीय संज्ञेय अपराध को कारित किया है, ठीक है, तो क्या करेगा? ठीक है, यहां पर विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकेगा। ठीक है, 7 वर्ष से कम में इतनी बातें, और 7 वर्ष या उससे अधिक मृत्युदंड तक दंडनीय अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो उसके लिए नियम है कि विदाउट वारंट गिरफ्तारी कर सकेगा। इसका मतलब यह निकला कि अगर पुलिस अधिकारी की प्रेजेंस में कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे लेस देन 7 ईयर्स हो, चाहे मोर देन 7 ईयर्स हो, दोनों कंडीशन में सब सेक्शन ए में अरेस्ट कर सकता है। अगर पुलिस अधिकारी ऑफेंस के समय वहां पर उपस्थित नहीं है, उसे इंफॉर्मेशन मिलती है, तो इंफॉर्मेशन में वो इस बात को देखेगा कि जिस ऑफेंस की इंफॉर्मेशन मिली है क्या वो 7 ईयर्स से कम सजा वाला है या 7 ईयर्स से अधिक सजा वाला है। तो यदि कम है तो बी, सब सेक्शन बी के प्रोसीजर को फॉलो करेगा, यदि मोर देन 7 ईयर है तो बी ए के प्रोसीजर को फॉलो करेगा और विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन बी में विदाउट वारंट अरेस्ट करने के लिए इन कंडीशंस में से किसी कंडीशन को सेटिस्फाई होना जरूरी है, अदरवाइज विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकेगा। क्लियर है? हाँ, बहुत सीधा सीधा। इसके बाद जो पढ़ना है ए बी बी ए के बाद, ठीक है, यहां पर कोई दिमाग नहीं लगाना है, सिंपल से वर्ड्स को जानिए और आप क्या करिए, उन्हीं को याद कर लीजिए, उन्हीं को याद कर लीजिए। तो नेक्स्ट में आपके क्या क्या आते हैं, नेक्स्ट में आपके क्या क्या आते हैं? सी में आता है प्रोक्लेम्ड अफेंडर,
ठीक है। सी में आता है क्या, प्रोक्लेम्ड अफेंडर, उद्घोषित अपराधी है, ठीक है, उद्घोषित किया जा चुका है। ठीक, अब जब जिसको उद्घोषणा जारी है वांटेड है, ठीक है, उद्घोषित अपराधी मतलब क्या, वांटेड है, तो क्या उसके लिए वारंट लाएंगे तब उसको देखेंगे, तो वारंट लाएंगे तब गिरफ्तार करेंगे कि विदाउट वारंट गिरफ्तार करेंगे? तो उसका वांटेड होना ही सबसे बड़ा वारंट हो गया, है कि नहीं? उसका वांटेड होना ही, उद्घोषित हो जाना ही कि भाई जहां मिले लेके आओ, हो गया प्रोक्लेम्ड अफेंडर। ठीक, डी है स्टोलन प्रॉपर्टी। अब किसी की तलाशी ली गई या कुछ भी लिया गया, चुराई हुई संपत्ति मिल रही है उसके पास, तो हम क्या देखें कि ये चुराई हुई संपत्ति, अब उसने सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया, उस संपत्ति का ब्यौरा अगर वो नहीं दे पाता है तो यही माना जा सकता है चुराई। तो संपत्ति को जब्त कर लें, उसको छोड़ दें, कि साथ साथ दोनों लोगों को बैठा के रखें? ठीक है, संपत्ति भी रखें, उसको भी बैठा के रखें, यानी कि विदाउट वारंट अरेस्ट करेंगे और फिर देखेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे कि संपत्ति का क्या है क्या नहीं है, सारी चीज़ों को, फिर इसके बाद प्रोसीजर। तो फिलहाल विदाउट वारंट अगर किसी के पास भी चुराई हुई संपत्ति मिलती है, स्टोलन प्रॉपर्टी, तो गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक, ऑब्स्ट्रक्टर, बाधा उत्पन्न करने वाला। अब बात आई, पुलिस अधिकारी अगर कोई कार्य कर रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है, उस दौरान कोई बाधा उत्पन्न करता है तो उसे पहले गिरफ्तार करें कि जाए मजिस्ट्रेट से आदेश लेके आए? एक काम कर रहे थे वो भी नहीं किए, बाधा उत्पन्न हो गई, अब गए मजिस्ट्रेट के पास से आदेश ला रहे हैं कि उसको गिरफ्तार करें? नहीं, तत्काल आपके कर्तव्य में, पुलिस अधिकारी के कर्तव्य के दौरान अगर कोई भी बाधा उत्पन्न कर रहा है, पहले उसको गिरफ्तार करिए और अपना कर्तव्य पूरा करिए, फिर ले जाकर साहब को 24 घंटे के अंदर बताइए कि ये बाधा उत्पन्न कर रहा था, इसलिए विदाउट वारंट तत्काल हमने अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए गिरफ्तार कर लिया है। ठीक, भाग निकला है कोई, ठीक है, उसको भी तुरंत पकड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक, यह कहता है डिजर्टर, डिजर्टर कह रहा है, अभित्याजक कह रहा है। ठीक, तो सशस्त्र बलों में आप जानते हैं कोई भगोड़ा हो जाए किसी भी तरीके से, तो उसको भी एक तरीके से उद्घोषित ही किया जाता है कि वो भगोड़ा हो गया है, सेना के नियमों के अनुपालन में विफल हो गया और भाग गया है, तो उसे गिरफ्तार करना अनिवार्य होता है। सेना का व्यक्ति है, उसके जरिए गंभीर क्षति पहुंच सकती है, तो फिलहाल उसे विदाउट वारंट गिरफ्तार करने की आवश्यकता होती है। तो अभित्याजक को भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है जी, एक्स्ट्राडिशन, ठीक है, यानी कि प्रत्यर्पण संधि। प्रत्यर्पण संधि, प्रत्यर्पण क्या होता है? ठीक है, ये भारत से बाहर के अपराध और अपराधियों से संबंधित होता है। ठीक है, प्रत्यर्पण के लिए तो अगर कोई यहाँ पर, यानी कि आईपीसी के सेक्शन 3(4) के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि उस पर भी कार्यवाही होना यहाँ पर सक्षम है। ठीक, प्रत्यर्पण के लिए नोटिस उसकी जारी हो चुकी है, तो भारत में कहीं पर भी दिखाई देगा तो उसको हम अरेस्ट कर लेंगे विदाउट वारंट, पुलिस अधिकारी द्वारा उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा और फिर सौंप दिया जाएगा, जैसी अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट होगी कि किसे सौंपा जाए। तो जो प्रत्यर्पण संबंधी विधि के अधीन हैं उनको भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, एच कहता है रिलीज्ड कन्विक्ट, छोड़ा गया सिद्ध दोष। ठीक, तो आप जानते हैं कि कोई कन्विक्ट हो गया हो और अगर उसे छोड़ा जाता है तो शर्तों के अधीन छोड़ा जाता है, टर्म एंड कंडीशंस के अधीन। अगर वो उन टर्म एंड कंडीशंस को, ठीक है, पूरा करने में फेल हो जाता है, उसे पूरा नहीं कर पाता है, तो क्या किया जाएगा? उसे पहले विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा, फिर आगे की प्रक्रिया को देखा जाएगा। इसने शर्तों को भंग किया है। ठीक है,
सिंघम पिक्चर देखे हैं? हाँ, हाजिरी लगानी पड़ती है, हैं? हाँ, तो वही वाली बात है। तो जिनको जैसे पैरोल आदि पे छोड़ा जाता है तो संबंधित थाना क्षेत्र जो भी उनको जहाँ जाना है वहाँ पर हाजिरी आदि लगाई जानी जरूरी होती है। ठीक, मामले से जुड़े हुए ये सामान्य टर्म एंड कंडीशंस हैं। मामले से जुड़े हुए व्यक्तियों, ठीक है, जो भी जुड़े हुए हों, उनसे कोई भी वाद विवाद ना हो तो उनसे दूरी बनाए रखने को कहा जाता है। तमाम तरीके की इस टाइप की शर्तें लगाई जाती हैं ताकि कोई दिक्कत ना होने पाए। तो अगर वो उनकी भंग करता है तो उसे भी विदाउट वारंट गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ठीक है, फिर है रिक्विजिशन। ठीक है, रिक्विजिशन क्या होता है? अध्यपेक्षा क्या होता है? अध्यपेक्षा रिक्विजिशन का मतलब होता है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन का ऑफिसर है, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है, वो अपने क्षेत्र में इन्वेस्टिगेशन की पूरी पावर रखता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान किसी अन्य व्यक्ति के अरेस्ट करने की आवश्यकता है या कोई भी बात है तो वो संबंधित थाना क्षेत्र जहां पर आशंका है कि पाया जा रहा है, ठीक है, उससे क्या करेगा? लिखित या मौखिक अध्यपेक्षा करेगा, अपेक्षा करेगा कि उसकी ज़रूरत है फला मामले में और उसे गिरफ्तार करके हमको दे दीजिए आप, ठीक है, क्योंकि वो दूसरे थाना क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। तब वो जिस पुलिस अधिकारी को, संबंधित थाना क्षेत्र के पुलिस अधिकारी को रिक्विजिशन किया गया है, अध्यपेक्षा की गई है, वो देखेगा कि क्या इन कंडीशंस में उसकी, यानी कि बी और बीए वाली कंडीशंस को देखेगा। यदि बीए वाली कंडीशंस की बात है तो वो विदाउट वारंट गिरफ्तार करके भेज देगा, और बी वाली कंडीशंस की बात है तो इसके शर्तों का अनुपालन करते हुए देखेगा कि हाँ ये तो भाग आया, हमारे यहाँ कहने के बाद भी नहीं जा रहा है, मतलब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन में बाधा उत्पन्न हो रही है, इसको गिरफ्तार किए बिना नहीं किया जा सकता है, और यहाँ आकर के वो एविडेंस को भी टेम्पर कर सकता है। ऐसे अगर कोई बातें पाई जाती हैं तो जिस पुलिस अधिकारी से रिक्विजिशन किया गया है वो उसे गिरफ्तार करके रिक्विजिशन करने वाले पुलिस अधिकारी को सौंप देगा। क्लियर है? सेक्शन 41 के तहत। हाँ, तो ये चीज ध्यान रख के रहिएगा, ठीक है। और इसके बाद सीधी सी बात, ये टर्म एंड कंडीशंस लिखी थी 41 में डायरेक्टली विदाउट वारंट अरेस्ट के लिए, ऐसे मामलों में सीधे तौर पर अधिकार प्राप्त है। बाकी मामलों में अदर सेक्शंस में जो प्रोसीजर्स दिए गए हैं उनको फॉलो करने के साथ आप विदाउट वारंट गिरफ्तारी कर सकते हैं, अदरवाइज विदाउट वारंट गिरफ्तारी नहीं होगी। क्लियर है? ठीक, तो ये सेक्शन 41 था, ठीक है। तो हम लोगों के समय यही था, ठीक। अब जैसे ये CDE से पढ़ना शुरू किए तो हम लोग जब पढ़ते थे तब यही आता था, शिप्स ऑर्डर, C फॉर कॉग्निजेबल ऑफेंस, I फॉर इंस्ट्रूमेंट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिससे हाउस ब्रेकिंग की जा सके, ठीक है, और P से मिल ही जा रहा है, तो का और खा में जो चेंजिंग हो गई तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अब यहाँ पर अगर A में कॉग्निजेबल ऑफेंस भी कहेंगे तब भी हमें प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर कहना पड़ेगा, इसलिए खाली C से काम नहीं चलता है, ठीक। और यहाँ आई है नहीं, यहाँ आई है नहीं, इंस्ट्रूमेंट गायब हो गया है, इंस्ट्रूमेंट शब्द अब यहाँ पर नहीं रह गया है, फिर भी उसकी ज़रूरत थी लेकिन नहीं रह गया है तो कोई बात नहीं। तो आपको इस तरीके से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ सोडर में P सोडर आप पढ़िए, CI आपका चेंज हो चुका है। क्लियर? ठीक है, तो ये चीज़ों को ध्यान रखना है। हर एक शब्द जो यहाँ व्हाइट बोर्ड पे लिखा है ये आपका प्रश्न बनता है, हर एक शब्द आपका प्रश्न है। बहुत ध्यान से, लगभग 100% श्योर होता है कि यहाँ से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो अगर बातों को समझ रहे हैं तो जीवन में भूलता भी नहीं है, और बातों को नहीं समझ रहे हैं तो ऐसी लैंग्वेज होती है कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ और गलती हो जाती है। तो आप लोग बातों को इसीलिए इतना समय लगाए हैं कि हम समझ सकें ताकि हमसे गलती ना हो, ठीक। फिर से एक बार, इतना इंपॉर्टेंट है इसलिए फिर से एक बार, ठीक है। 41 में लिखा है पुलिस में अरेस्ट, में शब्द पर ध्यान रखिएगा। सब सेक्शन A में लिखा है कॉग्निजेबल ऑफेंस अगर प्रेजेंस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर
के दौरान होता है तो तुरंत गिरफ्तार कर लेगा, वहां पर कुछ भी नहीं देखेगा, संज्ञेय है और उसकी उपस्थिति है पुलिस अधिकारी की तो गिरफ्तार कर लेगा। अगर उपस्थिति नहीं है, रीजनेबल कंप्लेंट की स्थिति है, क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है, रीजनेबल सस्पेक्शन है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो यह बात को देखेगा कि क्या इस जो इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स है या मोर देन 7 ईयर्स। लेस देन 7 ईयर्स है तो सब सेक्शन बी की प्रक्रिया को फॉलो करेगा और क्या करेगा, पहले तो ये देखेगा कि जिसके विरुद्ध सूचना मिली है उस विश्वास करने योग्य है कि नहीं, उसी ने किया है कि नहीं। यदि उसी ने किया है तब फिर से सेटिस्फाई होगा क्या कि फर्दर ऑफेंस तो नहीं कर सकता है, इन्वेस्टिगेशन उसको गिरफ्तार किए बिना किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, वो एविडेंस को टेम्पर तो नहीं कर सकता है, वो उत्प्रेरणा धमकी तो नहीं देगा, उसकी प्रेजेंस कोर्ट में सुनिश्चित कराई जा सकती है। यदि ये टर्म एंड कंडीशंस सेटिस्फाई होती हैं कि बिना अरेस्ट हुए ऐसा नहीं हो सकता तो विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा। अदरवाइज अगर ये सेटिस्फाई है कि सारी चीज सुनिश्चित कराई जा सकती है, कोई भी समस्या नहीं होगी, तो विदाउट वारंट अरेस्ट उसे नहीं करेगा। बट मोर देन 7 ईयर है तो बीए के प्रोसीजर को फॉलो करते हुए विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। सी में यदि प्रोप्लोकेंड अफेंडर कोई है, उद्घोषित अपराधी है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाएगा। स्टोलन प्रॉपर्टी किसी के पास प्राप्त हुई है तो विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाएगा। पुलिस के कर्तव्यों में बाधा पहुंचा रहा है, ऑब्स्ट्रक्टर है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाएगा। सेना का भगोड़ा है, डिजर्टर है, तो विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रत्यर्पण के विधि के अंतर्गत आता है तब विदाउट वारंट अरेस्ट हो जाएगा। रिलीज्ड कन्विक्ट है यानी छोड़ा गया अपराधी है जो शर्तों को भंग करता है, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लिया जाएगा। रिक्विजिशन है यानी कि एक पुलिस ऑफिसर ने दूसरे थाने के पुलिस ऑफिसर से जो है किया हुआ है कि अदपेक्षा किया हुआ है तो उसको भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा 41 है। ठीक, अकॉर्डिंग टू प्रीलिम्स मेंस जो ABCD नए जोड़े गए हैं उनको भी पढ़ना बहुत जरूरी है, उनको भी। तो कल हम लोग क्या करेंगे, ABCD जो दिया हुआ है नया जोड़ा गया है उसमें कौन कौन सी नई बातें जोड़ी गई हैं, समरी उनकी समझ लेंगे। वहां से भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आने के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ लेंगे। ठीक है, क्लियर है, मिलते हैं कल। ठीक, ओके, थैंक यू।